गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम छत्तीसगढ़ में जो मराठा टॉपिक स्टार्ट किए थे उसको आगे देखेंगे। तो हम लोगों ने अप्पा साहब का जो युद्ध हुआ था सीताबर्डी वाला वहाँ तक के कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि सीताबर्डी युद्ध के बाद क्या हुआ। ठीक, इससे पहले हम जो पीछे पढ़े हैं उसको हम रिकॉल कर लेते हैं कि कैसे यहाँ मराठाओं ने आक्रमण किया। ठीक है, मराठा शासकों का क्रम देख लेंगे, सूबेदारों का क्रम देख लेंगे, जिससे हमारा पीछे वाला भी रिकॉल हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। देखो देखो मराठा छत्तीसगढ़ में मराठा शासकों से पहले कलचुरी शासक थे। ठीक है, कलचुरी शासक दो शाखा में बटी हुई थी, एक थी रतनपुर शाखा और एक थी रायपुर शाखा। तो रतनपुर शाखा में जब रघुनाथ सिंह नामक शासक शासन कर रहे थे, उसी दौरान जो रघुजी प्रथम है उनके सेनापति भासर पंत ने अपने उड़ीसा अभियान के दौरान यहाँ आक्रमण किया छत्तीसगढ़ में। तो रघुनाथ सिंह ने क्या किया, आत्मसमर्पण कर दिया। बिना युद्ध किए क्या हुआ, जो छत्तीसगढ़ था वो मराठों को मिल गया। अगर ये पूछा जाए कि अंतिम स्वतंत्र कलचुरी शासक कौन था, तो रघुनाथ सिंह आएगा। मराठों के अधीन प्रथम कलचुरी शासक कौन थे बोलेंगे तो भी रघुनाथ सिंह का नाम आएगा। 1745 में रघुनाथ सिंह की हो जाती है मृत्यु। रघुनाथ सिंह के बाद शासक बनते हैं कौन, मोहन सिंह। इनका शासनकाल रहता है 1745 से 1757 तक। देखो, मराठों ने इस क्षेत्र को जीत लिया था 1741 में, लेकिन वो यहाँ प्रत्यक्ष रूप से आकर शासन न करते हुए अपने प्रतिनिधि के माध्यम से शासन कर रहे थे। ठीक है, तो इसी समय को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ में मराठों का अप्रत्यक्ष शासन। कब से कब तक था बोलेंगे तो 1741 से 1757 तक का जो शासनकाल चला वो क्या था, छत्तीसगढ़ में मराठों का अप्रत्यक्ष शासनकाल था। ठीक है, इसके बाद जो बिम्बा भेजी भोसले हुए वो प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ आए और अपना शासन स्टार्ट किए। तो छत्तीसगढ़ में मराठों का प्रत्यक्ष शासनकाल कब से कब तक रहेगा बोलेंगे तो 1758 से लेके 1787 तक। 1787 में क्या हुआ, बिम्बाजी भोसले की हो जाती है मृत्यु। बिम्बाजी भोसले की मृत्यु के बाद शासक बनते हैं चिमड़ा जी, जो बिम्बाजी भोसले के भाई के द्वितीय नंबर के पुत्र थे। चिमड़ा जी कौन थे, बिम्बाजी भोसले के जो भाई थे मुधु जी, उनके द्वितीय नंबर के पुत्र थे। तो चिमड़ा जी को क्या किया था, इन्होंने गोद लिया था बिम्बाजी भोसले ने, इनकी कोई संतान नहीं थी। तो वो बनते हैं कौन, शासक बने, और 1787 से लेकर 1788 तक ये शासक में बने रहे। फिर इनकी भी मृत्यु हो जाती है रहस्यमय रूप से, चिमड़ा जी भोसले की। फिर चिमड़ा जी भोसले की मृत्यु के बाद छत्तीसगढ़ का शासन मिलता है चिमड़ा जी के छोटे भाई वेंको जी को। तो वेंको जी यहाँ क्या करते हैं, प्रत्यक्ष रूप से छत्तीसगढ़ आकर शासन नहीं करते हैं, वो छत्तीसगढ़ को एक सूबा मानकर सूबेदार पद्धति से छत्तीसगढ़ में शासन करते हैं। अब देखते हैं वेंको जी के शासनकाल के दौरान कौन कौन यहाँ सूबेदार नियुक्त हुए। तो पहले थे महिपत राव, फिर आए विट्ठल राव दिनकर, भवानी कालू, केशव गोविंद, बिंको जी पिंडरी और बीकाजी गोपाल। ये 6 जो सूबेदार हुए वो वेंको जी के शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में सूबेदार के रूप में नियुक्त हुए थे। ठीक, अब 1811 में जब वेंको जी की मृत्यु हो जाती है, तब रघु जी द्वितीय जो मराठा जो नागपुर में शासन कर रहे हैं, ठीक है, जो मराठों के मेन शासक थे, वो छत्तीसगढ़ का शासन अपने हाथ में लेते हैं और अपने पुत्र के नाम से शासन करते हैं। ठीक है, तो रघु जी द्वितीय का नाम देखने नहीं मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, परसो जी। ठीक है, तो परसो जी के समय सूबेदार कौन हुए बोलेंगे तो परसो जी के समय सूबेदार हुए बीकाजी गोपाल। देखो, बीकाजी गोपाल वो वेंको जी के सही समय रहेंगे और परसो जी के समय भी रहेंगे। ठीक, प्रत्यक्ष शासन आकर सिर्फ किसने किया, प्रत्यक्ष शासन सिर्फ किया है बिम्बाजी भोसले ने। उसके बाद के जितने शासक हुए सब सूबेदार के माध्यम से ही शासन करेंगे। वेंको जी ने भी सूबेदार के माध्यम से किया, रघु जी जो द्वितीय हैं वो भी सूबेदार के माध्यम से शासन कर रहे हैं। अब रघु जी द्वितीय की हो जाती है मृत्यु 1816 में। अब शासन पर बैठते हैं कौन, परसो जी। लेकिन परसो जी शारीरिक और मानसिक रूप से शासन करने के लायक नहीं रहे थे। तो रघु जी द्वितीय ने अपनी मृत्यु से पूर्व अप्पा साहब को कहा था कि शासन के संचालन में इसकी मदद करना। ठीक है, तो अप्पा साहब कौन थे, तो अप्पा साहब जो थे वो वेंको जी भोसले के पुत्र थे। ठीक है, और इनके मन में सत्ता के लिए लालसा थी। अब जैसे ही रघु जी दीदी की मृत्यु होती है और परसो जी गद्दी पर बैठते हैं तो सत्ता की सारे बागडोर किसके हाथ में आ जाता है, अप्पा साहब के हाथ में आ जाता है। और अप्पा साहब 27 अप्रैल 1817 को अंग्रेजों के साथ गुप्त रूप से सहायक संधि करते हैं। उसके बाद
जो परसो जी रहते हैं उनकी भी हत्या करवा देते हैं। अब परसो जी की हत्या हो जाती है, परसो जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद शासक बनते हैं अप्पा साहब। तो अप्पा साहब के शासन काल के दौरान जो सूबेदार हुए वो इस प्रकार हैं: सखाराम हरी, सीताराम टाटिया और यादवराव दिवाकर। ये तीनों अप्पा साहब के शासनकाल के दौरान छत्तीसगढ़ में सूबेदार के रूप में क्या हुए, नियुक्त हुए। ठीक, तो अप्पा साहब को अधिक अधिक धन का क्या था, लालच था। ठीक है, इसलिए वो सूबेदार पर भी क्या करते हैं, जोर डालते हैं कि आप अधिक से अधिक धन वसूल करो। अंग्रेजों के साथ भी इनका इसी नाम से क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप 15 दिसंबर 1817 को क्या होता है, सीतापट्टी का युद्ध होता है। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही कहते हैं आंग्ल मराठा युद्ध। इस समय कौन सूबेदार थे जब आंग्ल मराठा युद्ध हुआ, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? तो यादवराव दिवाकर छत्तीसगढ़ के सूबेदार थे। ठीक, इसमें अप्पा साहब पूरी तरीके से हारते हैं। इसके बाद 6 फरवरी 1818 को अप्पा साहब और अंग्रेज अधिकारी जेनकिंस के मध्य क्या होता है, समझौता होता है। ठीक, समझौते में यह कहा जाता है कि रघुजी तृतीय, जो परसो जी के पुत्र थे रघुजी तृतीय, वो क्या थे, अभी अल्पवयस्क थे, छोटे थे। तो इनके वयस्क होने तक शासन अप्पा साहब संभालेंगे। ठीक है, और अप्पा साहब को रेजिमेंट के आदेश अनुसार ही काम करना पड़ेगा और भोसले के अधीन जितने भी क्षेत्र हैं वो सब अंग्रेज के अधीन आ जाएंगे। ठीक है, ये 6 फरवरी 1818 में जो समझौता हुआ उसके कुछ पॉइंट है। अब शासक तो कौन रहेंगे, अप्पा साहब, लेकिन कार्य किसके अनुसार करेंगे, अंग्रेजों के अनुसार। ठीक है, 15 मार्च 1818 को गोंड राजाओं को विद्रोह के उकसाने के आरोप में अप्पा साहब को राजमहल में ही क्या कर दिया, कैद कर दिया गया। अब राजमहल में अप्पा साहब कैद हो गए, तब 3 मई 1818 को क्या करते हैं, वो सैनिकों को चकमा देकर इलाहाबाद से असीर होते हुए लाहौर पहुंचते हैं। 31 मई 1818 को नागपुर के रेजिडेंस जेनकिंस द्वारा जो अप्पा साहब रहते हैं उनको भगोड़ा घोषित किया जाता है और उन पर 2 लाख रुपए का इनाम भी रखा जाता है कि जो इनको जिंदा और या मुर्दा पकड़ कर लाएंगे उसको 2 लाख रुपए इनाम मिलेगा। और जो मराठा राज्य है उसमें ब्रिटिश नियंत्रण की घोषणा करते हैं। जब तक रघुजी तृतीय क्या कहते हैं, वयस्क ना हो जाए तब तक अंग्रेजों का नियंत्रण रहेगा यहाँ से करके। और इस प्रकार 1818 को क्या होता है, छत्तीसगढ़ में अंग्रेजों का शासन स्थापित हो जाता है, छत्तीसगढ़ अंग्रेजों के अधीन आ जाता है। अब छत्तीसगढ़ में जो शासन है उसको संभालने के लिए छत्तीसगढ़ में अधीक्षक की नियुक्ति करते हैं और ये अधीक्षक नागपुर के रेजिडेंस के अधीन कार्य करते हैं। ठीक है, तो प्रथम जो अधीक्षक होते हैं वो होते हैं कैप्टन एडमंड। इनका शासनकाल रहता है 1818 से 1818 तक ही रहते हैं, क्योंकि शासनकाल में रहते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी राजधानी रतनपुर ही रहेगी। इनके शासनकाल के दौरान केवल एक ही कार्य हुआ 1818 में, डोंगरगढ़ के जमींदारों का विद्रोह। ठीक है, और इस विद्रोह का दमन करने के लिए इन्होंने कूटनीति अपनाते हुए जो खैरागढ़ के जमींदार थे टिकैत राय, उन्हें कहा कि अगर आप हमको इस विद्रोह का दमन करने में मदद करते हैं तो डोंगरगढ़ जमींदार हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो वो इनकी मदद करते हैं और इस विद्रोह को दमन करने में इनको सफलता हासिल होती है और डोंगरगढ़ जमींदारी टिकैत राय को दे दी जाती है। ठीक, इस विद्रोह के कुछ समय बाद ही क्या होता है, जो एडमंड थे उनकी मृत्यु हो जाता है। बस इतना ही इनके शासनकाल के दौरान होता है। अब देखते हैं कैप्टन पी वांस एगन्यू। इनका शासनकाल था 1818 से 1825 तक। ठीक, इन्होंने छत्तीसगढ़ का प्रशासनिक ढांचा का क्या किया, पुनर्गठन किया, जिसके तहत इन्होंने राजधानी परिवर्तन किया। रतनपुर से कहाँ ले गए, रायपुर ले गए। कब, 1818 की तिथि में ही। ठीक, परगना का पूरा पुनर्गठन कर दिया। पहले कितने परगने थे, 27 परगने थे, उसको सीमित करके कितना किया, 8 किया। बाद में एक और बनाया गया। ठीक, तो परगने के नाम देख लेते हैं, रतनपुर, रायपुर, धमतरी, दुर्ग, धमधा, नवागढ़, खरोद, राजहरा और बालोद। ठीक, बालोद जो है वो बाद में बनाया जाता है। दुर्ग जो परगना है उससे अलग करके बाद में एक 9वां परगना बनाया गया बालोद। पहले 8 बनाए गए रहते हैं। ठीक है, तो इसको आप कैसे याद कर सकते हैं, राजाहर, रायपुर धाम माँ, नवरत्न, दुर्ग, बनवाइस। तो राजाहर से क्या आएगा, राजहरा। रायपुर से तो रायपुर हो जाएगा और धाम से क्या हो जाएगा, धमतरी और धमधा याद करना। नवरत्न से याद करना, नौ से नवगढ़ और रत्न से रतनपुर। दुर्ग तो दुर्ग ही रहेगा। ठीक है, बनवाइस से क्या करना, बा से क्या हो जाएगा, बालोद हो जाएगा। ठीक, और खरोद एक बचा जिसको आप याद कर लेना। ठीक, तो देखो सबसे बड़ा जो परगना था वो था रायपुर और सबसे छोटा परगना था वो था राजहरा।
ठीक, प्रशासनिक सुधार में क्या हुआ, पटेल के पद को समाप्त किया और जो करचुरीकालीन गौटिया का पद था उसको यथावत रहने दिया। पटेल पद किसके शासनकाल के दौरान बना, मराठा जब शासन कर रहे थे तब उन्होंने पटेल पद का सृजन किया था, जिसको समाप्त कर दिया गया। और जो गौटिया पद था जो करचुरीकालीन था उसको यथावत बना रहने दिया। और क्या किया गया, निम्न पदों पर भी नियुक्ति की गई। देखो कौन कौन से पद थे, बरार पांडे, पोद्दार और आमीन। तो बरार पांडे क्या होते थे, जो गांव की कृषि उपज के आधार पर लगान का निर्धारण करते थे। बरार पांडे का कार्य क्या था कि गांव के कृषि उपज के आधार पर क्या करते थे, वो लगान का निर्धारण करते थे। ठीक, कि जहाँ जिसकी अगर कहीं उपज ज़्यादा हो गया है तो वहाँ का लगान थोड़ा ज़्यादा रहता था, कहीं उपज कम हो गया है तो वहाँ का लगान कम कर देते थे। ठीक, अब देखो पोद्दार, पोद्दार क्या करते थे, परगना के आय व्यय का हिसाब रखते थे। आमीन क्या करते थे, परगना राजस्व की त्रुटि को सुधार कर गणना करते थे। ठीक, अब देखो भू राजस्व सुधार में क्या हुआ, जो भू राजस्व में लगान को 3 किस्त में देने का प्रावधान कर दिया। ठीक है, प्रत्येक परगना के लिए आमीन तथा 20 से 30 गांव के लिए पंडिया नामक अधिकारी नियुक्त किया गया था। ठीक, अब देखो बस्तर और जयपुर जमींदारी के मध्य कोटपाड़ परगना संबंधी विवाद को सुलझाया। देखो क्या हुआ, जो कोटपाड़ वाला परगना था ना वो आता था बस्तर वाले क्षेत्र में। ठीक है, जिसको जयपुर जमींदारी जो उड़ीसा का क्षेत्र था उन्होंने क्या किया था, अपने क्षेत्र में शामिल कर लिया था, किसको, कोटपाड़ को। तो इसी के बीच विवाद चल रहा था, इसको भी इन्होंने सुलझाया। ठीक है, अब देखो अन्य सुधार में देखते हैं तो देखो जो सोना खान के जो जमींदार थे उन्होंने जो मराठा की खालसा भूमि थी उसको जब्त कर लिया था, उसे इन्होंने पुनः वापस प्राप्त किया। ठीक है, सरकारी अभिलेखों को सुरक्षित रखने के इन्होंने उचित उपाय किए। वस्तु विनिमय के स्थान पर मुद्रा विनिमय को बढ़ावा दिया। देखो मराठा शासन काल के समय जमीन को 2 भागों में बांटा गया था। एक था खालसा भूमि जिसमें मराठों का प्रत्यक्ष नियंत्रण रहता था, और एक था जमींदार वाला, तो जिसमें जमींदार का नियंत्रण रहता था। ठीक है, तो जो खालसा वाला जो भूमि था उसको जो सोना खान के जमींदार थे उन्होंने जब्त कर लिया था, जिसको एगन्यू के शासनकाल में पुनः प्राप्त कर लिया गया। शासन के जो अभिलेख थे उसको सुरक्षित रखने की उचित व्यवस्था की गई। ठीक, वस्तु विनिमय के स्थान पर क्या किया, मुद्रा विनिमय को बढ़ावा दिया गया। जैसे कि पहले क्या करते थे, जैसे कि हम आजकल पैसा देकर सामान खरीदते थे तो उस समय क्या करते थे, सामान को बदलते थे एक दूसरे के, मतलब जिसके पास जो सामान ज़्यादा रहता था वो उस सामान को लेकर उसके बदले अन्य सामान ले लेते थे। जैसे कि मैंने क्या धान की खेती की तो मेरे पास बहुत सारा क्या है, चावल आ गया, और मेरे को ज़रूरत है गुड़ का, तो मैं 1 किलो लेके गई चावल किसी के पास, जिसके पास गुड़ है उसको मैं बोलूँ कि 1 किलो में चावल ले लो, अब इसके बदले मेरे को गुड़ दे दो। तो क्या उन्होंने मेरे को गुड़ दे दिया। मान लो मेरे पास बहुत सारा गुड़ है और मेरे को नमक की ज़रूरत पड़ी तो मैं गुड़ लेके गई और बोली कि इसके बदले में मेरे को नमक दे दो, तो वो उसने मेरे गुड़ ले लिया और उसने क्या दिया, मेरे को नमक दे दिया। तो ऐसे वस्तु विनिमय चलता था, तो उसके स्थान पर क्या किया गया, मुद्रा विनिमय प्रारंभ किया गया। ठीक, अब देखो जो कैप्टन एगन्यू के समय में जो मुख्य विद्रोह हुआ था उसको देखो। 1818 में नवागढ़ का विद्रोह हुआ, तो इसके विद्रोहकर्ता कौन थे, महारसिया। 1818 से 1825 में गोड़ विद्रोह हुआ, तो विद्रोहकर्ता कौन थे, तो गोड़ राजा। ठीक है, 1819 में यहाँ सोना खान का विद्रोह हुआ, विद्रोहकर्ता कौन थे, तो यहाँ थे रामसाय, और दमनकर्ता बोलेंगे तो कैप्टन मैक्सन। ठीक, 1824 से 1825 में परलकोट का विद्रोह होता है, तो विद्रोहकर्ता कौन है, तो गेंद सिंह है। ठीक, और दमनकर्ता कौन है, तो कैप्टन पेबे। फिर सावंत भारती का विद्रोह होता है, और विद्रोहकर्ता कौन थे इसमें, सावंत भारती। तो इस विद्रोह का क्रम भी पूछ सकता है, इसलिए आप याद रखना, नवा गोड़मा सोना के कोट, नवा गोड़मा सोना के कोट। तो नवा से याद रखना नवगढ़, गोड़ से याद रखना गोड़ विद्रोह, देखो नवा से याद रखना नवागढ़ का विद्रोह, गोड़ से याद रखना गोड़ विद्रोह, और सोना से याद रखना सोना खान का विद्रोह, और कोट से याद रखना परलकोट का विद्रोह, और एक बचा क्या, सावंत भारती का विद्रोह। नवागढ़ का जो विद्रोह है वो महारसिया द्वारा किया जाता है, गोड़ विद्रोह गोड़ राजाओं के द्वारा किया जाता है, सोने खान का विद्रोह किसके द्वारा किया जाता है, राम साय के द्वारा किया जाता है, परलकोट का विद्रोह गेंद सिंह के द्वारा किया जाता है। ठीक, इसका दमनकर्ता कौन है, कैप्टन पेवे। ये क्या करते हैं, गेंद सिंह जो थे वो अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करते हैं। ठीक है, जिसके कारण इनको खुलेआम फांसी में लटका दिया जाता है।
अगर छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद बोलेंगे तो आएगा ज्ञान सिंह, और 1857 में छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद बोलेंगे तो उसका क्या नाम आएगा? अगर आपको पता होगा तो आप कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब देखो कैप्टन हंटर, इसका शासनकाल था 1825 तक, ठीक। इनके शासनकाल में कुछ विशेष नहीं हुआ, इसलिए इसके बारे में हम कम ही पढ़ेंगे, लेकिन याद रखना कि कैप्टन हंटर का शासनकाल था 1825, क्योंकि क्रम जमाव में से क्वेश्चन आएगा, तो आपको ये अगर सन याद रहेगा तो आप जमा पाओगे, ठीक है। अब देखो कैप्टन सैंडिस का शासनकाल रहता है 1825 से 1828 तक। तो इनका क्या क्या कार्य था देखते हैं। देखो, इन्होंने डाक तार व्यवस्था प्रारंभ की छत्तीसगढ़ में, ताहूदारी प्रथा शुरुआत की, जिसके तहत क्या किया, लोरमी में 1826 में और तरेंगा 1828 में 2 ताहूदारी का निर्माण किया, ठीक। ताहूदारी क्या होता था? देखो, ऐसी भूमि जो बंजर हो चुकी है या जिसमें कृषि नहीं की जा रही है, खाली पड़ी है, उसको किसी प्रभावशाली व्यक्ति के मदद से कृषि भूमि के अंतर्गत लाना ताहूदारी प्रथा कहलाता है, ठीक है, ताहूदारी व्यवस्था कहलाता है। देखो, अब देखो समझौता क्या गया हुआ। देखो, बस्तर, कांकेर और जयपुर करद राज्यों के बीच जो विवाद था उसको इन्होंने सुलझाया था, ठीक है। और 13 दिसंबर 1826 को रघुजी तृतीय और अंग्रेज जो अधिकारी थे उनके बीच समझौता हुआ, जिसके तहत रघुजी तृतीय को नागपुर का शासन सौंप दिया गया। नागपुर में रघुजी शासन करना स्टार्ट कर दिए, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी अधीक्षक का ही शासन चल रहा है, ठीक है। अन्य प्रशासनिक कार्य बोले तो सरकारी कामकाजों का माध्यम अंग्रेजी भाषा को बना दिया गया। सैनिक और असैनिक कार्य या अधिकार इनको सौंप दिया गया था, ठीक है। अंग्रेजी वर्ष को मान्यता दी गई। एगेन्यू की तुलना में अधिक अधिकार संपन्न है, ठीक है। देखो, जो सैंडिस है वो नागपुर के जो रामपुर रेजिमेंट में घुड़सवार सैनिक के रूप में कार्य कर चुके थे, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ में नियुक्त अधीक्षक में से कौन नागपुर रेजिमेंट में घुड़सवार सैनिक के रूप में कार्य कर चुके हैं? तो कौन है? मिस्टर सैंडिस, ठीक। तो इन्होंने अंग्रेजी भाषा को कामकाजों का भाषा बनाया, ठीक है। अंग्रेजी वर्ष को मान्यता दी। सैनिक असैनिक कार्यों को या अधिकार इनके पास ही था। सैनिक असैनिक कार्य और अधिकार क्या था? इन्हीं के पास था। एगेन्यू की तुलना में अधिक अधिकार संपन्न थे, ठीक। अब देखो, कैप्टन विल्किंसन 1828, कैप्टन क्रैफर्ड 1828 से 1830, ये क्या थे? अंतिम ब्रिटिश अधीक्षक, ठीक। ब्रिटिश संरक्षण की समाप्ति। अब देखो, 27 दिसंबर 1829 को अंग्रेज और रघुजी जो तृतीय थे, ठीक, रघुजी तृतीय के मध्य क्या होता है? संधि होता है, जिसके तहत नागपुर और अधीन राज्य पुनः मराठा को सौंप दिया जाता है, ठीक। तो कब सौंपते हैं? संधि होता है 27 दिसंबर 1829, इसके तहत 6 जून 1830 को सत्ता का हस्तांतरण होता है, ठीक। तो सत्ता किसके हाथ में सौंपी गई? तो कृष्णराव अप्पा, जो जिलेदार के रूप में यहाँ नियुक्त किए गए थे, ठीक है। अधीक्षक व्यवस्था समाप्त हुई, अब जिलेदार व्यवस्था चालू हो गई छत्तीसगढ़ में। तो शासन क्राफर्ड ने किसको हाथ में सौंपा? तो कृष्णराव अप्पा, जो छत्तीसगढ़ के जिलेदार थे, उनके हाथ में सौंपा, ठीक। तिथि 6 जून 1830, ठीक। तो यहाँ से देखो बहुत सारे क्वेश्चन बनने के चांसेस है। एक तो सूबेदार का क्रम जमाने को आएगा, सबसे पहले मराठा का शासन क्रम जमाने को आएगा, फिर सूबेदार हो गया, फिर अधीक्षक हो गया। देखो, ये 3 तो क्रम जमाने से ही आ जाएगा। फिर जो सूबेदारों के शासनकाल के दौरान जो ब्रिटिश यात्री आए थे उनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो सूबेदार शासन काल के दौरान जो विशेष कार्य हुए हैं, ठीक है, उसको याद रखना। उससे क्या करते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जैसे कि विठलराव दिनकर के समय परगना पद्धति का क्या हुआ था? परगना पद्धति छत्तीसगढ़ में लागू हुआ था, तो वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। ब्रिटिश जो अधिकारी है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। पिंडारी का प्रथम बार आक्रमण किस सूबेदार के समय हुआ था? तो बताएंगे केशव गोविंद जी के समय हुआ था। चरम सीमा पर कब पहुँच गया ये पिंडारी आक्रमण पूछेंगे, तो हम बताएंगे कि जो बीकाजी गोपाल था उसके समय। पिंडारियों का अंत कब हुआ? तो यादव दिवाकर के समय। इसी तरह जो क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे, ठीक है। तो एक तो कलचुरी हो गया और एक मराठा, इससे भर के क्वेश्चन बनते हैं और क्वेश्चन इससे रिपीट भी होते हैं, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। टॉपिक बड़ा है, इससे क्वेश्चन बनने की संभावना भी अधिक रहती है, इसलिए इससे क्वेश्चन बनते ही हैं।
तो इसको अच्छे से पढ़ना। और जो क्रम जमाने वाले क्वेश्चन पूछने का ज़्यादा चांस है, क्योंकि आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं कूट वाले, तो इससे कूट वाले क्वेश्चन बहुत प्रकार से बन सकते हैं, क्योंकि ये टॉपिक ही बहुत बड़ा है। इससे और कलचुरी से अभी देखो, इसका अभी कौन सा बचा है, जब रघुजी तृतीय का शासन चालू होगा वो पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसके बाद इनकी जो शासन व्यवस्था है और जो इसके अधिकारी नियुक्त हुए उसको पढ़ना बचा है। अभी बहुत सारा टॉपिक इसमें बचा ही है, अभी मराठा समाप्त नहीं हुआ है। इनके पद अधिकारी पढ़ेंगे, और इनके जो भूमि दान व्यवस्था है ये सब भी बचा हुआ है। इनका जो टैक्स वाला हिस्सा है तो ये सब भी बचा हुआ है, अभी इसको पढ़ना है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। अगर ये क्लास आपको अच्छा लग रहा हुआ तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।